हमेशा द्वितीय लड़के को भेजा गया है। राम, लक्ष्मण, भरत। भरत को मिली राजगद्दी तीसरे नंबर। राम थे पहले नंबर के और लक्ष्मण थे द्वितीय। राम के साथ गया कौन? और सबसे बड़ा जो हम कभी नहीं नाम लेते हैं, लक्ष्मण की धर्मपत्नी उत्तरा। सबसे बड़ा जो सैक्रिफाइस होता है वो तो उन्होंने किया। ये जब होना था तब हुआ, बाल जब अर्पण होने थे तब हुए, अब जब बाल वापस उगने होंगे उगेंगे। और ये क्यों धारण किया है, आज मेरे से किसी ने पूछा तो मैंने उनको बहुत सरल जवाब दिया एकदम से। तो कितना काम हुआ उसमें? पहले देखो, एक आदिवासी इलाका है, वहाँ पर ना एजुकेशन है, ना हेल्थ का है, ना पीने का पानी है, ना कोई और संसाधन है। अब ऐसे लोग हैं आज दिन तक हर गांव में। मैं देखती हूँ कि हर गांव में वैसी महिलाएं हैं जो कुछ भी करके अपने घर को बचा लेती है। घोड़ों ने मेरी जिंदगी बचाई है। और एक दिन मैं थोड़ी भटकी हुई थी तो एक श्लोक आया, हयग्रीव स्तुति आई, ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिका कृतिम आधारम सर्व विद्यानां हयग्रीवम उपास्महे। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। द हरियाणा टॉक्स के स्टूडियो में आज हमारे विशेष मेहमान हैं राजकुमारी पद्माजा राठौर। जोधपुर राजघराने से हैं और रोहतक में स्पेशल आज हमारी गेस्ट हैं। तो आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हरियाणा के लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक राजकुमारी आज हमारे स्टूडियो में है। और इनसे हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण को लेके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जवाई जो क्षेत्र में काम कर रही हैं, भगीरा कैंप इनके नाम पे चलता है, मतलब बहुत सारे काम कर रखे हैं। तो आज हम एक एक काम को लेके बारीकी से बातचीत करेंगे, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है कि स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हम सीधे सीधे सवालों पे आएंगे क्योंकि टाइम आपके पास कम होगा। तो जैसे हम तो सुनते हैं कि जो राजघराने होते हैं उनके बच्चे जो हैं वो लग्जरी जीवन जीते हैं, उनका लाइफस्टाइल कुछ अलग होता है, प्रजा जो है उनके लिए कोई खास मायने नहीं रखती। लेकिन हम आपको देखते हैं, आप जंगलों में रहती हैं, कभी घोड़ों पे सवार होती हैं, कभी छोटे छोटे बच्चों के बीच में होती हैं, कभी सफाई करते हुए कहीं दिख जाती है। तो ये राजघराने की जो जिंदगी है उससे बाहर निकल के आप ये जंगलों में कैसे आए? पहली बात, राजघराने से मेरी लेगेसी है और अब ये मेरा कर्म है जी, या कोई भगवान का कोई आशीर्वाद, ये तो अब वही जाने। पर एक चीज है कि आई थिंक कुछ सालों से बॉलीवुड या पिक्चरों की वजह से, मैं किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड नहीं, पिक्चरों की वजह से राज परिवार का एक इम्प्रेशन जो गया है वो थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया है, मैला हो गया है। अगर आप 200 साल पीछे जाएं या 100 साल पीछे जाएं, जितनी भी जंगें, चाहे वो नॉर्थ में लड़ी हो या ईस्ट में लड़ी हो या वेस्ट में लड़ी हो, चाहे वो बापा रावण हो या चाहे वो रंजीत सिंह साहब हो, चाहे वो प्रताप हो महाराणा जी, या चाहे वो अजीत सिंह मारवाड़ हो, सब समुदाय के लोगों ने, माओं ने जो वीर और वीरांगनाएं पैदा करी थी, चाहे वो पेड़ के नीचे रहते हों या वो महल में हो, उनको कुछ गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी। और गुरुकुल में शिक्षा ये मिलती थी कि आपको आसन धारण करना होता था। तो राज परिवार की ऐश और आराम छोड़कर हर वीर और वीरांगना को एक आश्रम में गुरु के नेतृत्व के अंडर 12 साल कम से कम बिताने होते थे। इन 12 सालों में शस्त्र विद्या, हमारे वेद और उपनिषद, और अगर उसमें दिमाग नहीं चलता था, चिकित्सा, रणनीति, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। महिलाओं को उचित रूप से ये सिखाया जाता था कि आप
दूसरे कुल में जाएंगे, उनकी कुल वधू बनेंगे और उस कुल का नाम आपकी वजह से आगे रोशन होगा। जैसे हनुमान का अंजनी पुत्र, इसके आगे मेरे को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कुछ सालों में डाइल्यूट हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ लोगों के कुकर्म नहीं है, कुकर्म है। आज भी अगर हम देखते हैं, कहीं अच्छे लोग हैं, कहीं भटके हुए लोग हैं, पर राज परिवार में जन्म लेना, ये एक राजे ने मेरे दादाजी को, दादो साहुकम को बोला था। उनके पिताजी ने, महाराज उमेद सिंह साहब ने। महाराज उमेद सिंह साहब जन्म से राजा नहीं थे, वो कर्म से राजा बने। वो द्वितीय नंबर के लड़के थे। उनके बड़े भाई जब पधारे, एक छोटी उम्र में उनको शासन संभालना पड़ा वर्ल्ड वॉर 1 के द्वारा। उस टाइम उन्होंने अपने काका हुकुम से पूछा, सप्रताप से, जी, कि मैं क्यों राजा। तो सप्रताप ने उमेद सिंह साहब को बोला, और उमेद सिंह साहब ने बिचला बाप जी को, जो मेरे दादो साहब हैं, अंग्रेजी में बोला। मैं अंग्रेजी में बोलूंगी, उसका फिर हम हिंदी में मतलब निकाल देंगे। उन्होंने बोला, अ किंग इज द बिगेस्ट सर्वेंट टू हिज सब्जेक्ट्स। अब आप शब्द देखिए, एक राजा सबसे बड़ा नौकर होता है अपनी प्रजा के लिए। मतलब राजा और प्रजा, हम ये दो चीजें तो याद रख लेते हैं, बट जो सर्विस, जो समर्पण भाव, जो नौकर का भाव राजा का होता है, क्यों? अपनी जिंदगी से पहले अपने लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए तुम अपने लड़के को आगे भेजोगे, क्योंकि तुम्हारे पास 5 लड़के हैं। राजे को बचाना पहला कर्म बनता है, तो राजा बोलेगा, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, एक काम करो, मेरे द्वितीय लड़के को भेजो। हमेशा द्वितीय लड़के को भेजा गया है। राम, लक्ष्मण, भरत। भरत को मिली राजगद्दी तीसरे नंबर। राम थे पहले नंबर के और लक्ष्मण थे द्वितीय। राम के साथ गया कौन? और सबसे बड़ा जो हम कभी नहीं नाम लेते हैं, लक्ष्मण की धर्मपत्नी उत्तरा। सबसे बड़ा जो सैक्रिफाइस होता है वो तो उन्होंने किया। तो ये बात हम भूल जाते हैं कि राज परिवार का सबसे बड़ा दायित्व, चाहे वो छोटा राज परिवार हो, बड़ा राज परिवार हो, वो है अपनी प्रजा। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी राजा बगैर एक सूखे हुए पेड़ के नीचे अपना जीवन व्यतीत करके कोई राज नहीं कभी बना। क्योंकि जब आप किसी जंगल में जाते हो, वहां जंगल होता है, वहां लोग होते हैं जो कुटियाओं में रहते हैं, फिर वहां से कुछ लोग आते हैं लुटेरे। एक आदमी या एक महिला खड़ी होती है, खड़े होने के बाद शस्त्र निकलता है, चाहे वो पंडित ब्राह्मण क्यों ना हो, वो शस्त्र रोकता है उस वार को, लोग उसको मानते हैं देवता, फिर बनता है शासन। अब मैंने आपको बहुत लंबा टाइम ले लिया है, बट एक जितना छोटा कर सकती थी उसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि एक रियल राजा क्या होता है। महल आपको राजा नहीं बनाएगा, रुतबा, पैसा, ये आपको राजा नहीं बनाएगा, ये सिर्फ आपको नाम देगा। जब तक आप उस कर्म में उतर के उस मार्ग पे चलोगे नहीं, चाहे सामने कांटे आए या पागल हाथी। तो राजा ये कह सकते हैं वो अपने राज्य का, प्रजा का एक संरक्षक होता है, एक रक्षक होता है। वो अपने प्रजा का सबसे, एक राजा अपने प्रजा का सबसे बड़ा नौकर होता है, और कुछ नहीं हो, ना संरक्षक और कुछ नौकर होता है। सबसे बड़ा नौकर होता है राजा। तो क्या इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, क्या नौकर है आज के टाइम में? देखिए, एक नौकर आपके सामने बैठा है। मैंने सब कुछ त्याग दिया था, मैंने गहने पहनना त्याग दिए थे। मेरे पिताजी ने, ये आप अगर चूड़ियां देखेंगे, ये राजदादी साहब की चूड़ियां हैं, ये मेरे हाथ में बहुत छोटी है, आप देख रहे हैं? बहुत मुश्किल से आई हुई है इसमें। ये मेरे, जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, तब मेरे पिताजी ने मेरे को बोला, अपना हाथ स्क्वीज करके मेरे हाथ में ये डाला मेरे माताजी के द्वारा, और मेरे को बोला कि आपको, मेरे को
ऐसे देखना है आपको, ठीक है? जो हुक्म प्रजा आपको, जो मेरे लोग हैं, प्रजा आपको ऐसे देखना चाहती है, ठीक है? गहने पहनो, कभी पहनते कभी नहीं पहनते कुछ। फिर मेरे को मेरे केश अर्पण करने थे, वो मेरे को नहीं करने दिया लोगों ने, आप नहीं कर सकते, तो बहुत साल नहीं करे। फिर वो जटाएं बनी, फिर बोले आप जटाधारी नहीं बन सकते, फिर वो भी नहीं किया, केश बकायदा बैठ के खुलवाए पूरे। फिर एक दिन जोग ऐसा पड़ा कि सब गणित एक साथ मिल गई, केश अर्पणम भी हो गया, कुछ वस्त्र में पहनती हूं कुछ नहीं अब। और फिर अब सर पे जो मैंने ये साफा बांधा है, वो स्वयं धारण हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं हुआ ये? नहीं, मर्जी मेरी है बट मेरी हट से नहीं हुआ। हट से नहीं हुआ। ये जब होना था तब हुआ, बाल जब अर्पण होने थे तब हुए, अब जब बाल वापस उगने होंगे उगेंगे। और ये क्यों धारण किया है, आज मेरे से किसी ने पूछा तो मैंने उनको बहुत सरल जवाब दिया एकदम से, कि हर क्षत्रिय और क्षत्राणी के लिए तो इसका हर चुनट उस याद में है कि मैं याद रखूं मैं कौन हूं, कि मेरा जन्म किस परिवार में हुआ है, क्यों हुआ है। और अगर वो भक्ति भावना मेरे मन में जागृत हो गई तो एटलीस्ट इस लाइफ टाइम में कुछ ढंग का किया। अभी आप कहीं पर भी देख लीजिए, चकाचौंध के सामने चांदी का सिक्का, एक में भी कोई चांदी का सिक्का ना उठाए, सोने का सिक्का देखकर बोलेगा यार उठा लेता हूं। एक आदमी होगा कि रहने देना यार, अपन को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो बोलेगा नहीं यार पागल है, कोई और ले लेगा। अरे तो वो उसके तू मत ले, अरे मेरा घर चल जाएगा, अरे तू 2 रोटी कम खा लेना, तेरे क्या, तू उसको मत ले। वो हमेशा एक आदमी बोलता है, एक आदमी हमेशा। तो मैं ऐसे घरों में गई हूं जहां पे उनके पास खुद सोने के लिए खटिया नहीं है, बट उन्होंने मेरे को भर पेट खाना खिलाया है। अब उनमें और मेरे बीच में राजा कौन? मेरे लिए वो तो राजा कौन? राजा जो प्रजा की सुनता है, उनके बीच में रहता है, उनके लिए जो काम करता है, जो गलत है वो बोलता है मैं गलत हूं, माफी मांगता है, बट वो काम करना नहीं छोड़ता है जस्ट बिकॉज मुश्किल है। और वो कोई भी हो सकता है, और ये हमारे हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है। तो आपने ऐसा क्यों ये निर्णय लिया? आप राजघराने में उस महल में रह के भी तो पब्लिक की सुन सकते थे, फिर आप जंगल में क्यों गए? आपने वन्य जीव जंतुओं के बारे में क्यों चिंता हुई? आपको जो बेटी बचाओ, उनकी पढ़ाई लिखाई, जल के लिए, उन सब चीजों के लिए ये कब सोचना शुरू किया? जमीन पे जाके क्यों किया? क्योंकि महल में बैठ के नहीं कर सकते। महल में बैठ के सिर्फ उतना ही कर सकते हो जितना आप कर सकते हो, और वो भी बहुत डिफिकल्ट चॉइस होती है। जैसे बाबजी हुकुम है गज सिंह साहब द्वितीय, उन्होंने बहुत काम किया है मारवाड़ के लिए, बहुत, बट उनकी प्रजा उनसे कहती है नहीं बाबजी हुकुम, आपकी जगह यहां है, तो आप यहां पधारे हैं, अब वापस कभी मत आना, हम ये कर्ज नहीं उतार पाएंगे। तो दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर बेटे का या बेटी का फर्ज बनता है कि जो राज परिवार का काम है वो करे, और सक्षम रूप से करे। क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते, अगर राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी तो फिर एक महावीर थे, एक गौतम बुद्ध थे, एक राम थे, तो वो जमाने तो अब आप खुद देखो कितना उस टाइम में कितना तो त्याग नहीं हो सकता। त्याग के अलग अलग पहलू होते हैं। अब तो गद्दी के लिए लड़ाई मस्ती है, आपस में परिवार टूट जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल ये होता है, और ये हमेशा हुआ है। कैकई ने परिवार तोड़ा था, बट वो परिवार टूटा नहीं, क्यों? क्योंकि भाइयों ने बोल दिया। तो इसलिए तो बोलते हैं कि भाई हो तो
वैसे, और माँ कर्मी हो कि भाई माँ माँ है, जन्म देने वाली नहीं तो क्या होता है, माँ है, माँ ने मांगा तो दो। जैसे मैं जानती हूँ एक मनुष्य को, राज परिवार से हैं, उन्होंने मेरे को बोला मेरा नाम मत लेना, ये कहानी बताओगे तो। उनकी माँ ने बोला बेटा मेरे को ये जमीन पर बीचों बीच घर चाहिए। बोला अरे मामा मेरे तो यहाँ पे मेरा बिजनेस है, ये तो मेरी रोजी रोटी चलती है इससे, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को मेरा घर इस पीछे भी लॉन चाहिए, आगे भी, बीचों बीच घर चाहिए मुझको, महल टाइप महल। बेटे ने बोला जो हुक्म। बेटे गए अपने धर्मपत्नी के पास। अब उस महिला का आप कर्म देखो कि जैसे ही लड़के ने बोला, माँ ने बोला बिजनेस के ऊपर घर खड़ा कर दो, बहू ने बोला कर दो, पर हम पैसा कैसे कमाएंगे जैसे पहले कमाया था। अब ऐसे लोग हैं आज दिन तक हर गांव में, मैं देखती हूं कि हर गांव में वैसी महिलाएं हैं जो कुछ भी करके अपने घर को बचा लेती है। वो खुद जल जाती है बट वो घर को बचा लेती है। अब वो तो झांसी की रानी हो गई ना मेरे लिए। तो जवाई क्षेत्र के लिए आपने क्या किया अभी तक? जवाई क्षेत्र में मेरा जो दिलचस्पी आई वो मेरे पिताजी और माताजी की वजह से आई। मैंने काफी जानवरों को और लोगों को मरते हुए देखा है। मैं आपको सच बताऊं, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं क्यों छोड़ा ये वो। मैंने लोगों को मरते हुए देखा है। मैंने मिसकैरेजेस देखे हैं बच्चों के। 8 महीने प्रेग्नेंट लड़की हॉस्पिटल जा रही है, वहां एम्बुलेंस नहीं है, मिसकैरेज हो गया। तो जब आप ऐसी चीजें देखते हो तब आप प्रश्न उठाते हो अपने जीवन पर। और मेरे को एक दिन ऐसा रियलाइज हुआ कि अगर मैं अपने लिए 7 फिगर कमा सकती हूँ अकेले, तो मैं तो पूरे गांव के लिए कमा सकती हूँ। बस मेरे बैंक में थोड़ा कम पैसा आएगा, पर पूरे गांव के लिए, अगर गांव में 1500 लोग हैं और मैं 7 फिगर्स कमा सकती हूँ, तो हर घर में कितना जा सकता है। और अगर बिगैर जैक इस्तेमाल करे वो कर सकती हूँ, तो हर बच्चा जो मेरे को करते हुए देख रहा है, जो जिसके पिताजी या माताजी बोल रहे हैं कि पता नहीं ये कैसे ऐसे, वो एक टाइम के बाद ये रियलाइज करेंगे कि अगर बिगैर जैक लिए आप कर सकते हो। वो मेरे को बोलते थे आप जैक क्यों नहीं यूज कर रहे हो, आप एक ही चीज के पीछे क्यों पड़े हुए हो जब आप आराम से एक फोन कॉल कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, फोन कॉल तुम कर सकते हो। बोलते नहीं। मैंने कहा अगर आप नहीं कर सकते हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ। नहीं, आपकी वजह से हम कर सकते हैं। मैंने कहा जिस दिन मैं नहीं रही तो, और जिस दिन मेरा पावर जो मेरे पिताजी से जैक्स में इस्तेमाल होता है वो नहीं रहा तो मैं कैसे करूंगी। तो जब आप एक कुआं खोदना चाहते हो, उस कुएं को आप जब खुद खोदोगे ना, खुद, वो कुएं का पानी का पीने का अलग स्वाद अलग होगा। उस पानी को आप सेव करोगे और आपके मृत्यु के बहुत सालों बाद, 500 साल, 600 साल, 800 साल बाद भी उस कुएं में पानी रहेगा, क्योंकि वो आपने अपने हाथों से किया है। आपके बच्चे ने जो 3 साल का है, उसने बोला मैं ये पत्थर उठाऊं, हाँ उठा। तो कितना काम हुआ उसमें? पहले देखो एक आदिवासी इलाका है, वहाँ पर ना एजुकेशन है, ना हेल्थ का है, ना पीने का पानी है, ना कोई और संसाधन है। तो अब कुछ अवेयरनेस हुई है? अवेयरनेस काफी हुई है। पहले बगैरा कैंप जो एस्टेब्लिश हुआ था, वो मेरी माताजी ने मेरे पिताजी को बोला कि हमारा घर तो अब बिजनेस तो चला गया और अब क्या करें। तो इन्होंने बोला कि काम करते हैं, आपको क्या चाहिए। बोलते मेरे को बस जंगल के बीच में पानी का एक क्षेत्र चाहिए और अपनी एक कुटिया चाहिए, बस हो गया। तो मेरे पिताजी ने बोला ठीक है। तो गए और उन्होंने एक जगह अच्छी ढूंढी। तो वो फाइनल करने वाले थे और उनको चलते चलते मेरे पिताजी कहीं और गए और उन्होंने एक जगह देखी। बोला हम यहाँ बनाएंगे। उस जगह को इन्होंने पानी का एक पूरा वो अर्थ मूवमेंट किया और समझ के, क्योंकि मेरे पिताजी को पानी की काफी नॉलेज है और वो आई थिंक इट्स डिवाइन कहीं से। तो उन्होंने वो समझा और वहां पे, तो जब वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2015 में, 2005 में, तब वहां कुछ सालों बाद वहां पे पानी रहने लग गया थोड़ा और आज 20 साल बाद गर्मी के टाइम जो उसका जो पड़ोसी तालाब है लगते लगते किशोर सागर, उसमें पानी रहता है। अब पानी वो खत्म
नहीं होता है। नहीं और होता। हमारे तालाब में, जिसको अब हमने राधा रानी की बावड़ी का नाम दिया है, उसके अंदर अब एक एंड में जाके एक पानी गर्मी में भी रहता है। वहां पे जितने भी पास में गांव के बेरे हैं उनमें पानी रहता है। तो पहली बात तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ। जब ये इम्प्रूवमेंट लोगों ने देखा तब वो हमारे साथ एक भरोसा और जुड़ा। पहले तो भरोसा जुड़ा क्यों? क्योंकि भाई राज परिवार से हो। फिर भरोसा जुड़ा कि अरे राज परिवार के राजकुमार ने अपनी बेटी जंगल में छोड़ के चला गया, क्यों? हमारे भरोसे। एथनिक ट्राइब तो गांव में रहती है, बट जो मेना समाज है वो तो जंगल में रहता है। और एक रेपुटेशन पता नहीं क्यों बदनाम हो रखी है, बट है कि क्रिमिनल ट्राइब। नो, अगर तो मैं कैसे आज आपके सामने बैठी हूं? वो शिक्षा किसने दी मुझको? मेरे को रायका समाज ने, मेना समाज ने, जोगी समाज ने, ग्रासिया समाज ने, मेघवाल ने, इन लोगों ने मेरे को मेरी जंगल की शिक्षा पूरी करी है। इनके साथ मैंने मेरा 20 साल जीवन के गुजारे। तो कभी ऐसा डर नहीं लगा आपको, जब अभी तो चलो एज भी काफी मैच्योर हो चुके हैं, उस टाइम पे जब गए थे आप, कभी डर नहीं लगा? नहीं, कभी कोई मिस हैपनिंग हुई? मिसहैपनिंग बहुत हुई है, बट कभी गांव वालों ने नहीं करी। कभी मेरे जो बॉडीगार्ड है मेरा समाज में, उन्होंने वो तो अपनी जिंदगी दांव पे लगाने को तैयार था। मिसहैप्स बहुत हुए हैं, बट जैसे मैं आपको बता रही थी, हरियाणा के हाईवे के दारू के ठेके ने मेरी मदद करी है। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा वैसे के कैंप वैसे वगैरह के बारे में बात वैसे करेंगे। की वैसे सबसे सेफ अगर मैं कहीं महसूस करती हूँ वो जंगल में करती हूँ। जंगल में एक बहुत सिंपल रूल है, इट्स नोन एज द रूल ऑफ द वाइल्ड। चिड़िया सुबह सूर्योदय के जस्ट पहले चहकना शुरू करती है और सूर्योदय के जस्ट बाद में चहकते चहकते सो जाती है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके पास डरने के लिए कोई कारण नहीं, क्योंकि जंगल में एक सांप आपको डसता नहीं है, वो डसने के पहले आपको बोलता है कि मैं यहां हूं। बट जो अर्बन जंगल है उसमें थोड़ा सा मिक्स्ड इमोशन आ जाता है। मतलब शहरों में ज्यादा खतरा है ना कि जंगल में? जंगल में कोई खतरा नहीं है। अगर आप टाइमो टाइम चीज करो, और अगर आपको पता है कि यहाँ सांप है वहां नहीं जाओ, अगर आपको पता है यहाँ टाइगर है वहां नहीं जाओ, अगर आपको पता है वहां भालू है वहां नहीं जाओ, आपको पता है इस पानी में मगरमच्छ है तो आप वहां नहीं जाओ, तो आपको खतरा किस चीज का है? तो जंगल में कभी आपका टाइगर से, लेपर्ड से कभी आपने मेरे को सामना कैचिंग हुआ? कर लिया। नहीं, हुआ है। आंखों में आंखें डाली? डाली भी, फिर डालते डालते देखते देखते पीछे भी कदम रखे। किसने, आपने या टाइगर ने? मैंने। टाइगर जो सामने जो वाइल्ड लाइफ थी उसने सामने कदम रखा एक जी। एक्चुअली आधा कदम सामने था तो मैंने एक कदम पीछे लिया। बट इनफैक्ट मेरे पिताजी के साथ एक काफी वाकये हो रखे हैं, बट एक उनके साथ जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हमारे जवाई क्षेत्र में भालू बहुत है और लोगों को लगता है कि अरे सो क्यूट छोटा भालू है ना, व्हाट इवन क्यूट, कोई क्यूट नहीं हो, टेडी बेयर नहीं है वो। तो उसको वो भड़का हुआ था और पता नहीं उस दिन वो बेगा आ गया और वहां पे जैसे वो बोर खाते हैं ना, एक फल होता है बेर, तो खा खा के मेरे फादर ऐसे थूक रहे थे, तो उनको भी नहीं दिखा। और स्लॉथ बेयर जो रीच है उसको भी नहीं दिखा, और रीच ऐसे ऐसे चल रहा था नीचे, उसके नाक पे जाके लगी, वो उठा एकदम से और उन्होंने मेरे पिताजी को लेफ्ट और राइट में ऐसे करके पकड़ा, इनके निशान है। उन्होंने एक बड़ा जैकेट पहन रखा था और जैकेट की वजह से एक तो वो बचे, बीच में उनके एक ऐसे डंडा टाइप था तो वो दूसरा, और तीसरा उनमें इतना वो एक होता है ना कि आप अपना एक्सपीरियंस लाइफ का सब एक साथ यूज कर लो उसी आधे एक ही पल कभी पल में, और एक बहुत धमाके वाली आप आवाज बनाओ, धंग 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 आप आवाज बना रहे हो, तो क्या कि वो ऐसे चमका तो वो पीछे गया, फिर पीछे जाके उसने ऐसे ऐसे 2 बार किया, वो बेवला साथ में था तो वो आवाज बनाते गए। उन्होंने आवाज बना, ना पीछे कदम रखा, ना डरे, ना उन्होंने कुछ उस टाइम के लिए। मैं उनकी इज्जत इसलिए करती हूँ क्योंकि जब हम ये कहानी बताते हैं लोगों को, मेरे पिताजी
कहानी तो गांव में तो ये हो रखी है कि अरे लड़ाई हुई तो पछे कान पकड़ी हुई रीस रप नौ क्या बात सी। बट जब हम ये कहानी बताते हैं, मेरे पिताजी हमेशा एक चीज बोलते हैं, उस टाइम तो बेटा पता नहीं था क्या हुआ है, गलती मेरी थी, मैं गलत समय में वहां पे था, पर जब मैं पलट के वापस आया मेरे को बहुत डर लगा, मेरा पूरा शरीर धूज गया था। जो इंसान को आप भगवान समान मानते हो वो ये अपने मुंह से ये निकाल ले कि मैं पूरा शरीर मेरा धूज गया था। डर के मारे कांपने लग गए थे। डर मन में नहीं था बट शरीर कांपा। जब एक आदमी अपने ईगो का वो हिस्सा बाहर बोलता है, वो सर्वश्रेष्ठ, एटलीस्ट हम जैसे लोगों के लिए तो वो उससे मतलब देवता एक तरफ और उस मनुष्य के रूप में वो आत्मा एक तरफ। मतलब सच बोलने वाला, नहीं तो छुपा भी सकता था। वो बोल सकता है अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को अरे नहीं आपने ये किया वो तो आप लोग जो बोलना है मन में आप बोल सकते हो, बट आपकी स्कार दिखाओ, फिर दिखाते तो फिर थोड़ा स्माइल करते तो फिर वो उनके दिमाग में होता होगा कि हाँ यार बच तो गया मैं। तो ऐसी कहानियां हैं, बट मेरे को लगा पिताजी की ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जैसे राजा जब सिंहासन पे बैठता है तो बाकी कोई भी लोग हैं जाते हैं, जैसे कोई भी किसी भी जाति से होते हैं, धर्म से होते हैं, वो सब नीचे बैठते हैं या अब वो सिस्टम नहीं है? नहीं, वो सिस्टम अभी भी है, आज भी है। बिल्कुल, क्योंकि हम जो प्रजा हैं, राजे के ऊपर अगर कोई बैठ सकता है तो वो सिर्फ महादेव है, भगवान या देवी हमारे लिए। अगर राजा बोले कि भाई फला फला मेरे साथ बैठो, बैठने का तरीका होता है, एक मुद्रा होती है। क्यों आपसे, जैसे मानो आपके परदादा जी या परदादी जी हैं, बहुत वो मेरे को बोले कि भाई आप विराजमान हो, बट मैं जहां पर भी बैठूंगी मेरी एक मुद्रा होगी जो सरेंडर मुद्रा होगी, जो मेरे को आप सर पे भी बिठा दो बट मेरी मुद्रा सरेंडर मुद्रा होगी। अब वो किसी के समझ आए नहीं आए वो दूसरी बात है, बट जिसके वो समझ आएगी। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ना एक शारीरिक रूप में समझ आती है। तो हमारे बाप जी जरूर अगर किसी को अपने साथ बैठाना चाहते हैं या अपने से ऊपर बैठाना चाहते हैं, जो वो नहीं करते, इच्छा की बात है, वो इच्छा की बात है, बट राजे का एक दो रूल्स होते हैं, वो रूल्स नहीं तोड़ सकता। हमें तोड़ने को तो आप तोड़ो, फिर आप फिर मजे नहीं है। राजे की सिक्योरिटी हमारा दायित्व, मतलब अगर हम बोले कि नहीं तो वो नहीं है। क्योंकि आपकी वजह से हम हैं। अब जैसे ना राजस्थान में राजपूत, हरियाणा में जाटों का जैसे बाहुल्य है, ये भी क्षत्रिय है और उधर से राजपूत भी, तो कहते हैं इनमें आपस में ना 36 का आंकड़ा है, काफी लड़ाइयाँ भी पहले हुई है। क्या अब भी राजस्थान में ऐसी बातें हैं जाटों में और राजपूतों में? देखिए मेरे अनुभव के, जो मेरा अनुभव है उसमें मैंने भरत मिलाप बहुत देखे हैं राजपूत और जाटों में। मेरे जो जाट फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको मदद के लिए फोन किया है आधी रात को, बगैर सवाल वो पहुंचे हैं। मैंने बोला है आप लड़ाई नहीं करोगे, वो झुके हैं। मेरे को फोन आए हैं कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, हमको चढ़ जाएगा गुस्सा, आप आ जाओ, हमको आप जैसी लेडीज की जरूरत है। तो वो हुआ है। मैंने कहानियां जरूर सुनी है जहां पे जोधपुर क्षेत्र में एक हुआ होता है, बट आई थिंक वो जैसे दो मारवाड़ी घोड़े, अगर एक काठियावाड़ी घोड़ा और एक मारवाड़ी घोड़ा, दोनों नर एक दूसरे के सामने आए, कुछ दिन होंगे जहां वो दोस्त होंगे, बट एक दूसरे को देखते रहेंगे कि कभी एक को डांचा मारेगा, दूसरा लात मारेगा, तो वो बट सरेंडर नहीं करेंगे एक दूसरे, सरेंडर नहीं, वो नहीं पॉसिबल है। बट दोनों का मत्था चामुंडा के सामने झुकता है। मंदिर के अंदर आने के लिए मारामारी नहीं होती है। महिलाओं की बात आए रक्षा की, तो मैंने दोनों आदमियों को देखा है खड़े होते हुए, उसमें धर्म आ जाता है। कुछ ऐसे बैटल्स हुए हैं जहां राजपूत और जाट एक दूसरे से लड़े हैं, पर मुगलों के साथ राजपूत और जाट की फौज एक साथ भी जुड़ी है। हिस्ट्री इज, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत करते हैं, क्योंकि उसमें क्या एक एक्साइटमेंट आ जाती है। अब हम बोले कि राजपूत और जाट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अरे राजपूत जाट एक दूसरे को नहीं, राजपूत जाट एक दूसरे एक थाली से खाते हैं, मैंने देखा है।
बट जहां ईगो आ गया तो देन इट्स द फाइट टिल डेथ। या तो कोई महिला आके उस लड़ाई को रुकवाएगी, या माँ, या कोई भी एक फाइट को रुकवाएगी, नहीं तो वो एक माइंड के अंदर एक डीएनए स्विच है जो ऑफ हो जाता है। फिर आपके दिमाग में आप जंग के मैदान में हो और वो जंग चल रही है, या मर जाएंगे मार देंगे, क्या मर जाएंगे मार देंगे, और ना मरने में डर है ना मारने में। तो जब दोनों की नस्लों का डीएनए ही ऐसा है, एक शेर दूसरे शेर से टकराव में आएगा, तो कभी कभी मैं बोलती हूँ सौतेले भाई यहाँ कि टेरिटरी फाइट हो जाती है। अच्छा, हरियाणा का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, और मुझे तो ये भी आपके बारे में पता चला कि आप अकेले गाड़ी लेके निकल जाते हो, रात देखते नहीं, दिन देखते नहीं। नहीं, दिन देखती हूँ ना, मैं देखते हो? दिन देखती हूँ, रात को इजी होता है। तो हरियाणा का आपका कैसा एक्सपीरियंस है हरियाणा को लेके? हरियाणा को लेके मतलब मेरा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा है। मेरे को सबने बोला आप जा रहे हो हरियाणा में, किसी के लिए गाड़ी मत रोकना, और बहुत सारी चीजें। मेरे मदर मेरे ट्रैवलिंग पार्टनर है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि हम दोनों लेडीज कभी कभी खुराफाती हरकतें कर लेती है, माँ बेटी मिलके। पता नहीं ये रूप मेरे मदर का मेरे साथ ही निकलता है, मेरा सौभाग्य है। मेरे को तो मना करते हैं अकेले करने के। बट एक बार हम लोग हरियाणा बॉर्डर के अंदर घुसे थे और एक ट्रक ने पीछे से, वो ब्रेक टाइम पे नहीं लगी, मार दिया। तो मैं उतरी बाहर, मैंने कहा मैं उससे थोड़ा ऐसे हा हू मचाए, तो मेरे को रियलाइज हुआ मैं लड़की हूँ उस टाइम, क्योंकि पता नहीं उस दिन वो बहुत ऊंचा था और वो नीचे नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मैं ऊपर चढ़ने वाली थी, मेरे को रियलाइज हुआ कि आप लड़की हो, अगर उसने धक्का मारा आप होल्ड नहीं कर पाओगे। वो उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ, तो मैं वहां पे मैंने कंट्रोल किया। मेरी माता जी आए दूसरी तरफ से, मैंने उनको देखा, मैं पीछे हुई, उन्होंने उसको नीचे आओ ऐसे करके बात करके, माँ ने बुलाया ना नीचे, तो चुपचाप ऐसे करके आया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा कि क्या दादागिरी कर रहे हो? मैंने कहा अभी मैं हरियाणा में है, यहाँ के जो कॉप्स हैं, अभी देखना क्या तुम्हारा। तो किसी ने बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, मैंने कहा ऐसे ही होता है। तो किसी आई थिंक कॉप ने सुन लिया होगा। तो हम लोग गए वहां पे फिर कॉप स्टेशन, और बोला कि अरे मैम इसको छोड़ दो, बेचारा है। मैंने कहा बेचारा नहीं है, नशे कर रखे। फिर मामा ने जब बात करी अच्छी तरह से, पर डांट लगा के, कॉप्स को भी डांट दिया, ट्रक ड्राइवर को भी डांट दिया, उसके मालिक को भी डांट दिया, सबको, सब अटेंशन में खड़े थे वहां पे। बट बहुत मेरे को जो अनुभव ये मिला कि अगर एक तरीके से बात करो ना, तो आपका आदर करेगा, क्योंकि हमारी सभ्यता है अतिथि देवो भव। दूसरे गांव से कोई आपके गांव में आए, आप उसको सम्मान करोगे, चाहे आपका दुश्मन क्यों ना आए। ये हमारी संस्कृति है। बट अगर आप उससे, क्योंकि हम में से किसी ने कोई गाली नहीं निकाली, और क्योंकि गाली नहीं निकली, गलती दिखी, और गलती दिखी तो सबने हाँ बोला, इंक्लूडिंग जिसने गलती करी उसने तो बोला हाँ वो मैंने नशे कर रखे हैं थोड़े, में नींद आ रही थी करके वो। एक तो ये इंस्टेंस हुआ। एक टाइम था, मैं गंगानगर से हिसार इंटर क्रॉस की, काफी लेट हो गए थे, हम 17 घंटे रोड पे थे जी। और हमने सोचा कि हम कहाँ रुके, तो मेरी गाड़ी थोड़ी ट्रबल दे रही थी मेरे को। तब मैंने कहा कि बाकी कुछ नहीं पता मुझको, मैंने कहा दारू के ठेके पे चलते हैं। क्यों, मेरे को नहीं पता, मेरे को लगा मेरी जो दिमाग है, मेरे दिमाग ने मेरे को बोला कि ये सेफ है, पता नहीं क्यों। मैं गई, जब मैंने मेरे फ्रेंड्स को वो बात बताई, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मेरे को किसी ने नहीं देखा कि लड़का है या लड़की है, बस देखा कि मैडम गाड़ी में इतना लोड, कहाँ से आ रहे हो? राजस्थान से। ओह अच्छा, मतलब मेरे को ये फील हुआ कि राजस्थान का इतना मान सम्मान कि फटाफट बोनेट खोल, वो भी रात को, वो भी दारू के ठेके पर, और वो भी पिए हुए लोग बोनेट खोल के कुछ। अरे मैंने कहा भैया, अरे मैडम आप टेंशन मत लो, अरे अब चल जाएगी गाड़ी। मैंने कहा चल जाएगी गाड़ी, अच्छा। मैंने कहा कहाँ तक? अरे आप इसको पूरी लाइफ चलाओ तो चलेगी, बट ठीक करा लेना। उसने कोई तार, ये इंजन का मेरा कोई तार निकल गया था, पाइप, उसमें से डीजल बाहर निकल रहा था, तो उसको उसने कोई गांठ गूंठ बांध के, कोई था पिया हुआ मिस्त्री, अच्छा, गांव में कहीं सुनसान था, एक दारू का ठेका था जो पता नहीं, वो एक लाइट थी, साइड में से खिड़की खुली थी, वहां पे लोग बैठे थे।
पीने लग रहे थे? पी रहे थे सब, चिल थे अपने, किसी को कोई मतलब नहीं था। कोई आसपास चाय की टपरी वगैरह नहीं था वहाँ पे? थोड़ा दूर था, बट हाँ वहां मैं रुकी चाय की टपरी पर, मैंने बॉनेट खोला, देखा एक आदमी उठ के आने वाला था, मैंने ऐसे थोड़ी उंगली करी ऊपर, बैठ गया चुपचाप। कुछ भारत के हाईवेज मेरे अनुभव में 18 साल से ऑफिशियल जो मैं गाड़ी चला रही हूँ, 20 साल हो गए, 19 साल मतलब 20 होंगे, मेरे को सबसे सेफेस्ट अगर कहीं लगता है वो भारत का हाईवे है। आप अपना रास्ता नापो, मदद मांगो, ज्यादा बात मत करो, चलते रहो। चलते रहो। आपकी लोग मदद करेंगे, आपको लोग दिशा देंगे, आपके साथ लोग, आपको पीछे आप डाले में किसी को ले जाके कहीं ड्रॉप भी कर सकते हो। बट अगर आप ये सोचते हो कि अपन दोस्ती कर सकते, वो नहीं होगा। वो एक दूसरे के साथ भी दोस्ती नहीं करते। आपने स्पोर्ट्स भी किया? शॉर्ट गन में? वो तो जीने के लिए करना पड़ा। मैं 100 मीटर स्प्रिंटर थी, तो वहां मैं करियर बना रही थी अपना बचपन में, और कोई कारण की वजह से मैं लग गई और वो नहीं हो पाया मुकम्मल। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने सोचा कि ठीक है अब कोई नहीं, स्पोर्ट्स छूट गया। और मैं जिंदगी में काफी अच्छी चीजें कर रही थी, पेड़ लगा रही थी, एजुकेशन कर रही थी, जैसे बगैरा कैंप पे हमने स्टेट ऑफ आर्ट पूरा का पूरा एक मिनी IHM बना रखा है ट्राइबल लोगों के लिए। वहां पे हाउसकीपिंग से लेकर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग सब कुछ सिखाया जाता है, ये सब कर रही थी मैं। बट मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं मर रही हूं अंदर से। तो एथलीट के लिए वो एथलेटिक्स नहीं छोड़ सकता, वो लड़की हो या लड़का, वो सबसे दुखी आत्मा मतलब मृत्यु उसके मरा मनुष्य है वो, अगर वो एथलेटिक्स नहीं कर रहा है, जो एथलीट आदमी। तो या तो कोच करो, कुछ कोच, मेरा एक कोच है पूरे दिन पिए हुए रहते हैं, बट क्या कोच है। अब वो क्यों? क्योंकि उनकी एक स्टोरी है, वो हार जानता है, हार का स्वाद जानता है, तभी तो वो इंटरनेशनल प्लेयर को अवार्ड दिलवा सकता है। उसको पता है कि उसने एक गलती करी, उसका स्पोर्ट्स करियर खत्म हो गया। तो एक टाइम मैं सो रही थी और मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। मेरे को लगा मेरी मानसिक बीमारी मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मैं मेरी माँ के सामने फेल हो जाऊंगी। मेरे को मेरी शक्ल के सामने सिर्फ मेरी माँ की शक्ल और मेरी बहन की शक्ल भिन्न भिन्न आ रही थी। नेक्स्ट मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने पिताजी को फोन किया, मैंने कहा मैं भाग नहीं सकती हूँ, मैं शॉटगन चलाऊंगी। तो बोलते चलाओ। फिर सबने बोला बहुत महंगा है, क्या कर रहे हो ये। मैंने कहा मेरे पैर नहीं भाग सकते, तो मैं स्प्रिंटर हूँ, मेरा ऊपर वाला शरीर मेरा उतना करेगा। फिर सबने बोला आपके पास टाइम नहीं है, आपकी उम्र, मैं 26 साल की थी, आपकी उम्र आपके खिलाफ है, आप क्या कर रहे हो, बहुत बीटिंग लेगा, आपकी शरीर बहुत बीटिंग लेगा, शॉटगन चला रहे हो, पिस्टल चला लो। मैंने कहा नहीं। फिर मैं गई वहां पे, फिर जाके मेरे को स्टेट्स क्वालिफाई करके उसी साल, पता नहीं कैसे, मेरी कोच की वजह से, डेफिनेटली कोच की वजह से, स्वामीदेव सिंह, उन्होंने बोला मेरा नाम मत लेना, जा तो मेडल नहीं लाओगे, सॉरी सर। बट उन्होंने गिव अप नहीं किया मेरे ऊपर, और मैंने अपने ऊपर गिव अप नहीं किया। फिर एक मेडल भी मिला, 2 मेडल मिले उस टाइम, नेशनल्स भी क्वालिफाई हो गए। और तब रियलाइज हुआ कि एक एथलीट के लिए, फिर मेरे को लगा नहीं, ये सब मैंने कर लिया, अब स्पोर्ट्स को लाना है इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे डार्क जोन है, सब कुछ का, मेडिकल का चाहिए, ये वो सब कुछ। बट फिर रियलाइज हुआ कि इतना हम कहाँ से जनरेट करें पावर, या तो पैसा लाओ या अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा कर दो कि महादेव खुद आपके लिए काम करे। फिर मेरी मदर हमेशा मेरे को कहती थी योगा करो, सिखा भी दिया, मेरे गुरु हैं, सिखा भी दिया, सब कुछ किया। बच्चे सोचते आई एम स्पोर्ट्स पर्सन, आई एम कार्डियो, कूल लगता है ना कार्डियो, ना योगा कौन करेगा। योगा को अंडर एस्टिमेट किया, अब झुके भी योगा के सामने। योगा ने जिंदगी बदल दी, योगा की वजह से ऊर्जा और आई, खराब आदतें थी वो छूटी, या तो माँ छूटती या खराब आदत छूटती। ये कृपा भगवान ने मेरे रखी कि खराब आदत छुड़वा दी। बट ये मैं बोलूंगी, मैं हर एथलीट जो कहीं ना कहीं गिव अप कर चुका होता है, वो एक नेगेटिव स्पाइरल में जाता है।
और सबसे बड़ा मेरा था कि मेरे को मेरे जितने भी मेरे गुरु हैं, चाहे वो मेरे कोचेस हों, चाहे उनको सत्य बोलना बहुत जरूरी है। तभी आप उस तप वो आपका तप है। आप उसमें झूठ बोल गए शर्म के मारे कि लोग क्या सोचेंगे लोग, तुम क्या सोच रहे हो अपने बारे में। ये राजस्थान में महिलाओं को आगे नहीं लेके आते, बेटियों को तो सोच ही भी नहीं सकते। आप बेटियों के लिए क्या चाहेंगे कि बेटियां क्या करें, आपकी तरह आजाद होके काम करें? देखो, मेरे को आजाद मेरे पिताजी ने किया और उनको आजाद उनके पिताजी ने किया और उनको आजाद उनके पिताजी ने किया। जब तक आदमी जिस दिन आदमी ये समझ गया कि उसकी शक्ति देवी में है, हम देवी को पूजते हैं, उसी देवी से हम डरते हैं, तो हमारे समाज में हम वो डर हमारे घरों में लड़कियों पर डाल देते हैं। और एक तरह से बात भी वाजिब है, ऑब्वियसली। आप समाज को देखो, मेरे पिताजी ने जो फ्रीडम दी मुझको, मेरे को परिणाम में क्या क्या मिला। मतलब माँ बाप ही फ्रीडम दे सकते हैं? नहीं, आप फ्रीडम ले भी सकते हो, कोस सकते हो, बट आपको ये जानना जरूरी है। एज अ वुमन मैं आपको बताऊंगी, एक महिला के लिए, क्योंकि ये लोग आदमी ये बात जानते हैं, बट आदमी हमको पता है कैसे बताते हैं कि तू छोरी जाते है, मायने रहे, बदनामी रो ढेरो कर रहा क्यों है, ऐसे हमको आदमी बताते हैं जी। अगर आदमी यही चीज हमको दिखाएं और फिर उसका समाधान निकाले कि यार कैसे, नहीं तो आप फ्रीडम के लिए जब बाहर जाते हैं, जेंट्स हो या लेडीज, आपको बुली किया जाएगा, लोग आपसे लड़ना चाहेंगे। आपको एक जेंट्स को भी, जब आदमी बाहर जाता है, आप लोग एक ढाबे पे जाते हो, तो हर आदमी वहां थोड़ी ना अल्फा होता है। वहां या तो एक अल्फा होगा या 2-3 अल्फा के बीच में लड़ाई हो के वो मानेगा एक अल्फा है, या फिर तीनों अल्फा 3 डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब मानो एक हो गया राजस्थानी, एक हो गया हरियाणवी और एक हो गया साउथ इंडियन, और एक सरदार आ रहा है बीच में जिससे सब दोस्ती करेंगे। क्या सरदार जी आप ठीक हो? अब तीनों वो सरदार जी आप ठीक हो। जिस दिन सरदार की गुस्सा चढ़ा, अरे यार सरदार को सबसे ज्यादा गुस्सा, फिर वो 3 उस दिन दोस्त बनेंगे कि सरदार को काम करो, इसको सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। ये आदमियों के बीच में होता है। अब आप यही चीज महिलाओं को फेस करनी पड़ती है जब वो आदमियों के क्षेत्र में आते हैं। आदमी बोलेगा अच्छा तेरे को ये गद्दी चाहिए, ठीक है लड़ इसके लिए मेरे साथ। अगर मेरे सामने आदमी होता, मैं उसको डराता, मैं उसको धमकाता, मैं उसको ये करता। अब मेरे मुंह से ये सब पॉडकास्ट पे निकल रहा है, आप डालो या ना डालो, सत्य तो यही है। पुराने जमाने में भी ये होता था। तो जब एक महिला सामने अपने आप को रखती है, या और रखना भी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए आसान कुछ नहीं होगा। आखिरी, हम अब काफी लंबा हो जाएगा, तो घोड़ों की दुनिया में आप बहुत ज्यादा रहते हो, देखते हैं, राइडिंग करते हो, जंगल में अकेले भी चले जाते हो, उससे क्या कॉन्फिडेंस आता है, या कोई अपना शौक है राजा महाराजा वाला, राजघराने वाला? देखो, घोड़ों ने मेरी जिंदगी बचाई है, घोड़ों ने मेरी जिंदगी बचाई है। और एक दिन मैं थोड़ी भटकी हुई थी, तो एक श्लोक आया, हयग्रीव स्तुति आई, ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिका कृतिम आधारम सर्व विद्यानाम हयग्रीवम उपासमहे। मेरे को इसका मतलब नहीं पता, पर जब ये एक संस्कृति आपके अंदर गूंजती है, तब आपको रियलाइज होता है कि जो राज हमने किया घोड़े की पीठ पर किया, जो जंग हमने जीती वो घोड़े की बहादुरी पर जीती, जो मृत्यु मेरे को मिलनी थी उस दिन वो मेरे को नहीं मिली, क्योंकि मेरे घोड़ा मेरे को वापस लाया और वो मृत्यु अपने ऊपर ली। घोड़े ने ही मेरी, आप ये मान सकते हो कि सबसे मेरी घोड़े ने मेरे को बताया कि मेरा गुरु मेरी माँ है, तो मेरा गुरु मेरा घोड़ा है।
घोड़े ने मेरे को सिखाया जंगली जानवरों के बीच में कैसे रहते हैं। घोड़े ने मेरे को सिखाया कि पावर, इतना पावर। और एक बार एक घोड़े ने मेरे पैर पे पैर रख दिया था। उसने अपना पैर का वजन मेरे कदम पे डाला ही नहीं। घोड़े को पता था कि मेरा पैर वहां है, मेरे को नहीं पता था। वो 3 पैर पर ही था, उसने अपना पैर नीचे किया ही नहीं। मतलब तो इतना इंद्रियां समझदार थोड़ी, होता है। बहुत समझदार, उनको अपना पावर पता होता है और वो फिर भी सरेंडर करता है। उसको पता है वो क्या है। और हमको देखो, उसमें नाल डालेंगे, मतलब उसके मुंह में हम बिट डालेंगे, पैरों में नाल डालेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, और कोई हमको करे तो सवाल उठा देंगे। तो मेरे पास ना ऑनेस्टली सिर्फ कहानियां हैं, सवालों के मेरे पास ऐसे कोई जवाब नहीं है। तो थोड़े ना मेरे लंबी कहानियां हो जाती है। तो दोस्तों, आज पद्मा जी से हमने बहुत सारी राजघराने की बातें की, इनके संघर्ष की बातें की, घोड़ों की बातें की, बेटियों की बातें की कि राजस्थान में बेटियां कैसे रहती है, उनके लिए क्या, उनको कैसे आगे आना चाहिए, माँ बाप की क्या जिम्मेदारी बनती है, जो राजघराने का जो ईगो है उसको कैसे शांत किया जा सकता है। मतलब बहुत सारी बातें की है हमने। आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको सुनेंगे, और पद्मा जी की बातें भी आपने सुनी, और हरियाणा का और राजस्थान के भाईचारे की भी बातें आपने सुनी, और एक बेटी कैसे कारवा बन सकती है ये भी पद्मा जी ने बताया। तो आप हमारे इस पॉडकास्ट को पूरे को देखना, ताकि आपको समझ में आए कि राजघराने की बेटी कैसे होती है और उन्होंने कैसे घर से बाहर निकल के समाज के कुछ के लिए आपने समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने मेरा मान सम्मान बहुत किया। थैंक यू।